नमस्कार, मैं हूं हिमांशु सिंह और आप देख रहे हैं अकाट्य सत्य समाचार। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम श्रीनिवास विद्यालय का दूसरा पार्ट लेके आएंगे और उसमें ये बताएंगे कि कौन है इस विद्यालय के असली मालिक, किसने ये बनाया था ये विद्यालय और अब इसके संचालक कौन कौन हैं और इसको कौन लोग बेच रहे हैं। इस खबर के पहले भाग में आपने देखा था कि वर्तमान प्रिंसिपल ने इस पूरे प्रकरण के बारे में क्या कहा। वर्तमान दो शिक्षकों ने, जो कि अपने आप को इस विद्यालय से संबंधित बताते हैं, उन लोगों ने क्या कहा और इस पूरे मामले पर जिला विद्यालय निरीक्षक DIUS ब्रिजेश मिश्रा जी ने क्या कहा, यह भी आपने सुना। आइए शुरुआत करते हैं दूसरे भाग का। हमें इस पूरे मामले की जानकारी वर्तमान प्रिंसिपल योगेंद्र शर्मा ने फोन द्वारा दी। उनके फोन के बाद हम उनसे मिलने पहुंचे और जब उनसे सारी बातें सुनकर, उनके सारे दस्तावेज देखकर हम जब वापस लौट रहे थे, तब हमें दूसरा पक्ष यानी श्याम इत्यादि हमें मिले। श्याम के साथ उनका सहयोगी सुभाष सिंह उर्फ भोला भी था और उन्होंने भी अपना पक्ष रखा। हमने उनसे और पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि इस पूरी संपत्ति के उनके पुरखे पूर्वज ही मालिक हैं। उन्होंने ये भी एक दस्तावेज के माध्यम से हमें दिखाया और बताया कि धरणीधर जी श्रीधर जी के पिता थे। उन्होंने ये भी कहा कि हम विद्यालय की संपत्ति को नहीं बेच रहे हैं, हम विद्यालय से अलग एक अन्य संपत्ति जिसका मालिकाना हक उनके पूर्वजों के पास था और वो उसी जमीन को बेच रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि विद्यालय 2003 से तो अस्तित्व में ही नहीं है। उनकी बातों से हमें यह लगा कि वो विद्यालय चलाने के बिल्कुल मूड में नहीं है और विद्यालय की जो संपत्ति वो बेच रहे हैं उसका उपयोग भी विद्यालय के लिए उन्होंने नहीं किया है अभी तक। और उन्होंने ये भी कहा कि अब तक इस विद्यालय से संबंधित दूसरे पक्ष ने हमारे ऊपर जितने भी केस किए हैं, हम उन सब केसों में जीत चुके हैं और सारे फैसले अदालतों ने हमारे पक्ष में किए हैं। अभी वर्तमान में जो मुकदमा चल रहा है उसमें भी हम ही विजयी होंगे। श्याम ने बातचीत में बताया कि इस पूरे मामले में मुकेश सारस्वत ही सिरमौर हैं। उन्होंने ही सारे पैसे का लेन देन किया है। हालांकि अकाट्य सत्य समाचार और हम इस बात से कोई इत्तेफाक नहीं रखते हैं, ना ही इसकी पुष्टि करते हैं, लेकिन एक बात पर गौर करना जरूरी है कि इसमें जो सबसे बड़ा भूखंड खरीदा है वो मुकेश सारस्वत के बेहद करीबी हरीश कुमार ने ही खरीदा है। और एक बात, जब हम इस प्रकरण में रंगजी मंदिर की CEO से हमने बातचीत की तो उन्होंने भी हमको यह बताया कि श्रीनिवास मंदिर से लगती हुई जमीन की जब वो अपनी बाउंड्री कराने गए तो उस वक्त भी कुछ लड़के, कुछ 8-10 लड़के वहां पर मौजूद थे और वो भी मुकेश सारस्वत जी का ही नाम ले रहे थे। इस पर श्री रंगनाथ मंदिर की CEO ने मुकेश सारस्वत जी से डायरेक्ट फोन पर बातचीत की तो इस पर उन्होंने अपना पल्ला झाड़ते हुए इस मामले से अपने आप को अलग कर लिया। इसके बाद रंगजी मंदिर की CEO ने अपनी टूटी बाउंड्री को पूरा कराया। दूसरी बात, रामनिवास और श्याम शर्मा दोनों ही ज्यादा उम्र के नहीं हैं, ये युवा हैं और इतने बड़े पूरे प्रकरण को क्रियान्वयन करना इनके बस की बात नहीं है। तो यह साफ जाहिर होता है कि इस पूरे प्रकरण में किसी भारी भरकम व्यक्ति का हाथ है और वो ही सारी कड़ियों को जोड़कर, सारे क्रियाकलापों को कर इस पूरे प्रकरण को अंजाम दे रहा है। हरीश कुमार के बारे में हमें यह भी पता चला है कि उनकी पहुंच शासन, प्रशासन और न्यायालय परिसर तक है और उन्हीं ने ही इस पूरे मामले की सेटिंग श्याम शर्मा के पक्ष में कराई है। बहरहाल ये सब जांच की बातें हैं और ये सब प्रशासन के हाथ की बातें हैं। हमारे पास जितने सबूत थे, हमारे पास जितनी हमें जानकारी थी, उसके हिसाब से हमने ये आपके सामने तथ्य पेश किए। श्याम शर्मा और उनके सहयोगी सुभाष सिंह और भोला की ये बात सुनकर हमने पूरे मामले की पड़ताल की। हमने दोनों पक्षों की बातों को सुना ही, बल्कि उनका विश्लेषण भी किया और शहर के कुछ गणमान्य लोगों से भी बातचीत की जो इस पूरे मामले से जुड़े हुए थे। हमने बातचीत की इस विद्यालय से जुड़े हुए कर्मचारियों से, हमने बातचीत की इस विद्यालय में रहने वाले कुछ लोगों से। हमने एक ऐसी शख्सियत से इस पूरे मामले की जानकारी ली जिनके कथन को नकारना शायद उचित नहीं होगा, क्योंकि श्रीनिवास विद्यालय से संबंधित ये सारे लोग
उन्हीं व्यक्तित्व के आसपास और उनके पास में ही रहे हैं। स्वामी जी राधे राधे। ये श्रीनिवास संस्कृत विद्यालय के बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं कि धरणीधर जी ने ये संस्था कब शुरू की थी और धरणीधर जी का श्रीधर जी से कोई ब्लड रिलेशन था या नहीं? धरणीधर जी ने कब ये संस्था शुरू की थी ये तो मैं नहीं कह सकता, मुझे इतना जानकारी नहीं है। और ये जरूर है कि वो उनके शिष्य थे श्रीधर जी, रिलेशनशिप कुछ नहीं थी। और उन्होंने संस्था को चलाने के लिए एक 3 सदस्यीय वो बनाई थी, कमेटी बनाई थी, जिसमें प्रधानता श्रीधर जी की थी। बाकी 2 सदस्य कलकत्ते के थे और उनको श्रीधर जी को अधिकार दिया गया था कि किसी की भी नियुक्ति, किसी को हटाना, ये सब देखभाल करेंगे। और एक तदर्थ उनको मासिक एक राशि देने के लिए उन्होंने उल्लेख किया है। और 4 लोगों के लिए अमनिया प्रसाद की व्यवस्था की भी उसमें की गई। श्रीधराचार्य जी के कोई पुत्र वगैरह थे? हाँ, श्रीधराचार्य जी के एक पुत्र जो है, जिनको रामकृष्णाचार्य कह रहे हैं, हम लोग उनको बाबू के नाम से जानते थे। और चूंकि वो शीघ्र ही उनको जल्दी है उनका परम पद हो गया, तो उनका इतना मेरा संपर्क नहीं रहा उनके उससे। और दूसरे पुत्र थे राधा कृष्ण जी। राधा कृष्णाचार्य जो है वो दूसरे पुत्र थे, उनके बड़े भाई थे रामकृष्णाचार्य माने उर्फ बाबू। उनके ये 2 बेटे हैं, एक तो श्री और एक रामानुज। और श्री माने ये बाबू के पुत्र हैं। और राधा कृष्ण जी के लिए परमार्थ जानते हैं आप लोग, एक तो उनके जो पुत्र और पुत्री, और वर्तमान में एक दूसरे को लड़का, ये वेंकटेश योगेंद्र और शारदा। हाँ, वेंकटेश और वो संध्या लड़की। और ये अभी एक दूसरी बार विवाह किया था उनके पति गुजरने के बाद, उनके लड़का ये है योगेंद्र। तो राधा कृष्ण जी इसकी हमने यही देखा कि वही देखभाल करते थे, वही संभालते थे। और नित्य उनका नियम था, जब से थोड़ा रुग्ण हो गए तो बात दूसरी थी, नित्य उनका नियम था सायंकाल निकलना घर से, गोदान मंडल भवन के दर्शन करके इस पर होते हुए प्रेस में जाके बैठ करके वहां वार्ता करते थे। तो आपका कहना ये है कि राधा कृष्णाचार्य ने ही ये संस्था अब तक संचालित? हाँ, उन्होंने जब अस्वस्थ हो गए तो इन लोगों का वो कर्म होने लगा। स्वस्थ जब तक थे, जब तक बचे थे तो वही निभाते थे, सब करते थे। रामानुजाचार्य उनके राधा कृष्ण जी नहीं, उनके बेटे बाबा राम जी के छोटे बेटे, ये दूसरे बेटे, बड़ा श्री है। और बड़े जो थे वो श्रीनिवास थे। श्रीनिवास जी, जिसकी पत्नी आजकल वहां पर है अयोध्या जी में, नेपाली से शादी की थी उन्होंने। और वहाँ नेपाली मंदिर है अयोध्या जी में, विभीषण बोली के बगल में, वहां रहती है। मैं भी जब गया था मिल के आया था उनसे, घुमा रही थी। आपका कहना ये राधा कृष्णाचार्य जी ने ही इन रामानुजाचार्य को पाला था, भतीजे को अपने? हाँ, उस समय ये बड़े थे, राधा कृष्णाचार्य बड़े थे और ये छोटे थे, पर ज्यादा अंतर नहीं थे लोगों के बीच में। और मुझे तो हम लोगों का ज्यादा संपर्क राधा कृष्ण जी से ही रहा। रामानुज जी से तो बहुत कम, उसका व्यवहार भी वो उतना वो नहीं था, उनका ज्यादा नहीं मिलते थे, थोड़ा वो थे। उनसे यद्यपि आना जाना रहता था, मिलते थे करते थे, पर वो वैसा व्यवहार नहीं था जैसे कि राधा कृष्ण के साथ। राधा कृष्ण के साथ खुल करके व्यवहार थे। जब भी वो हर उस पर गुरु पूर्णिमा पर आकर के गद्दी पर वो पूजा करते थे, ये राधा कृष्ण का नियम था। जैसा कि अब ये सुर्खियों में मामला के रामानुजाचार्य के लड़कों ने, श्याम ने ये सारी संपत्ति मतलब पीछे की संपत्ति बेच दी है, तो ये बता रहे हैं कि राधा कृष्णाचार्य से इनका कोई संबंध नहीं है। अब वो बता रहे हैं तो मैं वो सत्य नहीं, वो चाचा है, चाचा हैं। उनके 2 बेटे थे, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, दोनों बेटे में बड़े बेटे का नाम बाबू था, जिसको हम राम इस नाम से मैं नहीं जानता था, बाबू के नाम से जानता था, रामकृष्ण। हाँ, ये इस्लाम को मुझे नहीं मान रहा है। ये राधा कृष्ण तो रामकृष्ण हो गए, हो सकता है, पर मुझे उन नाम से परिचय नहीं था, बाबू बाबू करके हम लोग जानते थे। और उनसे इसलिए ज्यादा हमारा संपर्क नहीं रहा कि वो जल्दी ही वो पधार गए। तो राधा कृष्ण जी से हमारा पूरा संपर्क, पूरा वो रहा। मंदिर सवारी के बारे में कोई समस्या या किसी पर भगवान की सवारी पधार गई वहां पर,
तो यदि किसी प्रकार की वो होती तो वो स्वयं आकर के वही मुझसे वो करते थे। अच्छा, विद्यालय के संबंध में आपसे कभी बात नहीं, विद्यालय के संबंध कभी नहीं किया। कभी वार्तालाप नहीं की? तो यही वो समाज से बस इतना मैं जानता हूँ, बस मैं इतना ही जानता हूँ। विद्यालय इससे संबंधित यदि ऐसी समस्या होती थी वो स्वयं आकर के मुझसे बात करते थे, कोई भी। आपने सुना इनका कथन। इन्होंने अपने शब्दों में साफ साफ कहा कि धरणीधर जी की कोई संतान नहीं थी, श्रीधर उनके शिष्य थे। चूंकि ये बचपन से उनको देखते आ रहे थे तो इनकी बात को झुठलाना शायद उचित नहीं होगा। विद्यालय बनने के काफी समय तक भी ये लोग श्री रंगनाथ मंदिर में ही रहे और उन्हीं के संप्रदाय से ये लोग जुड़े हुए हैं। श्रीनिवास विद्यालय का इतिहास और इससे जुड़े हुए लोगों की कहानी क्या थी, आइए हम आपको दिखाते हैं। सन 1919 में श्री रंगनाथ मंदिर वृंदावन के ट्रस्टी श्री धरणीधर जी पुत्र सीताराम जी ने श्रीनिवास संस्कृत विद्यालय की नींव रखी। धरणीधर जी रंगनाथ मंदिर, जिसे आज रंगजी मंदिर के नाम से जानते हैं, उसमें रहते थे और श्री रंगनाथ भगवान की पूजा अर्चना कर अपना जीवन व्यतीत करते थे। उसी दौरान 1919 में श्री रंगनाथ भगवान के प्रेरणा से उन्होंने कुछ लोगों को साथ लेकर श्री रंगनाथ मंदिर के पीछे की तरफ कोटा रियासत की लगभग 3 बीघा जमीन खरीदी और श्रीनिवास संस्कृत विद्यालय की नींव रखी। विद्यालय भवन बनने के बाद 1933-34 में विद्यालय विधिवत शुरू हो गया। विद्यालय संचालन में श्री धरणीधर जी के शिष्य श्रीधर व अन्य कुछ लोग भी सहयोग करते थे। सन 1937 में स्वास्थ्य खराब होने के कारण विद्यालय संचालन के लिए एक कमेटी का गठन कर बफ कर पूरी संपत्ति उस कमेटी को सौंप दी। इस कमेटी के प्रथम सदस्य श्रीधराचार्य पुत्र बद्री प्रसाद साकिन, सेठ बैजनाथ बना जौरिया पुत्र सेठ राज बहादुर राम निवासी कलकत्ता और विट्ठल दास जी पुत्र धर्म सिंह भाटिया इंतजामात के लिए नियुक्त किए गए। श्रीधराचार्य को कमेटी में अधिकार के अनुसार विद्यालय की देखरेख, कर्मचारियों को रखने व निकालने का हक व विद्यालय से संबंधित लेन देन की जिम्मेदारी सौंपी गई, जो बाद में उनके वंशजों तक जारी रहेगी। इस प्रकार उसमें लिखा हुआ था। इस सब के लिए श्रीधराचार्य को विद्यालय की आय से 50 रुपये महीना और 4 लोगों का भोजन भी देना तय हुआ था। श्रीधराचार्य की 2 शादियां हुई और उनसे उनके 2 पुत्र और 3 पुत्रियां हुई। पहले पुत्र रामकृष्णाचार्य उर्फ बाबूराम और दूसरे पुत्र राधाकृष्णाचार्य, जो कि उम्र में रामकृष्णाचार्य से काफी छोटे थे। रामकृष्णाचार्य के भी 2 पुत्र हुए, श्रीनिवास और रामानुजाचार्य। राधाकृष्ण ने भी 2 शादियां की, जिनसे उनके भी 2 अलग अलग पुत्र हुए। उनका पहला पुत्र वेंकटेश शर्मा और दूसरा पुत्र योगेंद्र शर्मा है। रामकृष्णाचार्य उर्फ बाबूराम की मृत्यु अल्प आयु में ही हो जाती है। उसके बाद श्रीधराचार्य अपने छोटे बेटे राधाकृष्णाचार्य और अपने बड़े बेटे रामकृष्णाचार्य के बच्चों की परवरिश करते हैं। कुछ साल बाद श्रीधराचार्य की भी मृत्यु हो जाती है। वो मरने से पहले अपने बड़े बेटे के बच्चों व अपने छोटे बेटे राधाकृष्णाचार्य की परवरिश व देखभाल के लिए अपने भाई वंशीधर को नियुक्त कर जाते हैं। वंशीधर राधाकृष्णाचार्य के बालिग होने तक श्रीनिवास विद्यालय व श्रीधर जी के वंशजों का पालन पोषण करते हैं। श्रीधर के छोटे बेटे राधाकृष्णाचार्य के बालिग होने पर उनको श्रीनिवास विद्यालय कमेटी का अध्यक्ष बना दिया जाता है। इसी बीच 1952-53 में विद्यालय की संपत्ति की सुरक्षा के लिए मथुरा मुंसिफ के यहाँ एक प्रार्थना पत्र देकर श्रीनिवास विद्यालय की संपत्ति को पब्लिक संपत्ति घोषित करवा दिया जाता है, ताकि विद्यालय की संपत्ति बेची ना जा सके। राधाकृष्णाचार्य श्रीनिवास विद्यालय के अध्यक्ष पद पर रहते हुए विद्यालय का कुशल संचालन करते हैं और बहैसियत केयरटेकर अपने भतीजे भतीजियों का लालन पोषण भी करते हैं। 1963-64 में सोसाइटी एक्ट के तहत राधाकृष्णाचार्य श्रीनिवास विद्यालय का रजिस्ट्रेशन भी करवा लेते हैं। 29/1/1964 में श्रीनिवास विद्यालय एक सोसाइटी के रूप में रजिस्टर्ड हो जाता है। 1964 से 2023 तक इसके अध्यक्ष पद पर राधाकृष्णाचार्य ही आसीन रहकर कार्य देखते हैं। आगे चलकर राधाकृष्णाचार्य के बड़े भाई रामकृष्णाचार्य के बड़े बेटे श्रीनिवास की शादी एक नेपाली लड़की से हो जाती है, जिनके की 2 पुत्रियां होती हैं। बड़े होने पर इनकी भी शादी नेपाल में कर दी जाती है और श्रीनिवास के मृत्यु के उपरांत उनकी पत्नी शारदा अयोध्या स्थित एक आश्रम में रहने चली जाती हैं। रामकृष्णाचार्य के छोटे बेटे रामानुजाचार्य शादी नहीं करते हैं। वो अपने चाचा राधाकृष्णाचार्य और उनके बेटे वेंकटेश, योगेंद्र व बहनों के साथ ही रहते हैं। शिक्षा पूर्ण करने पर राधाकृष्णाचार्य अपने भतीजे रामानुजाचार्य को विद्यालय का पहले अध्यापक बनाते हैं, फिर बाद में उनको
विद्यालय का प्रधान अध्यापक बना दिया जाता है, जो कि 2003 तक इस पद पर बने रहते हैं। 2003 में वो प्रधान अध्यापक के पद से मुक्त हो जाते हैं। ये तो था विद्यालय व इसके संचालकों का संक्षिप्त इतिहास। आइए अब डालते हैं इतिहास में ही छिपे वर्तमान विवाद के कारणों पर प्रकाश। रामानुजाचार्य की शादी काफी समय तक नहीं होती है और 1990 के दशक में वो 50 की आयु में एक धार्मिक कार्य से वृंदावन से बाहर दिल्ली जाते हैं। जब वो वहां से वृंदावन वापस लौटते हैं, तब उनके साथ लगभग 20 साल की एक युवती भी होती है। युवती को रामानुजाचार्य के साथ देख परिवार में कोहराम मच जाता है और रामानुजाचार्य का ये कदम राधाकृष्णाचार्य और अन्य सदस्यों को राज नहीं आता। परिवार में कलह होता है। हद तो तब हो जाती है जब युवती रेखा का पूर्व पति कैलाश निवासी हाथरस उसे लेने पुलिस लेकर विद्यालय आ धमकता है। रेखा अपने पति के साथ वापस नहीं जाती है और उसका पति पुलिस को बार बार विद्यालय लाता है। इस बीच रेखा और रामानुजाचार्य रंगजी मंदिर, छोटे ठाकुर के घर गौरानगर व मथुरा में किराए आदि पर रहते हैं। इसके लिए किराया भत्ता भी रामानुजाचार्य को विद्यालय की ही ओर से दिया जाता है। कुछ साल बाद रेखा विद्यालय परिसर में ही बने कमरे में आकर रहने लग जाती हैं और धीरे धीरे अपना हक मांगने लगती हैं और विद्यालय कर्मचारियों व अध्यक्ष राधाकृष्णाचार्य से भी गाली गलौज करती रहती हैं। ये सब चलता ही रहता है। वर्तमान में रामानुजाचार्य और रेखा के 3 पुत्र व 2 पुत्रियां हैं। बड़ा पुत्र रामनिवास शर्मा, दूसरा श्याम शर्मा, तीसरा गोपाल शर्मा व 2 पुत्रियां हैं। रामानुजाचार्य के दोनों बड़े पुत्र रामनिवास और श्याम शर्मा ही अब विद्यालय की जमीन को फर्जी दस्तावेज बनाकर बेच रहे हैं और इनके इस कार्य में छोटे ठाकुर का बेटा सुभाष सिंह उर्फ भोला व शहर के अन्य लोग। भोला और उसके पिता छोटे ठाकुर ने भी विद्यालय की जमीन में से लगभग 300 गज जमीन भी खरीदी है। मुकेश स्वारस्वत के करीबी हरीश कुमार ने भी काफी जमीन अपने नाम रजिस्ट्री कराई है। विद्यालय की संपत्ति को खुर्द-बुर्द करने की साजिश सालों पहले से जारी है। 2003 में रामानुजाचार्य के प्रधानाध्यापक के पद से मुक्त होते ही ये साजिश शुरू हो गई थी। तभी से इस विद्यालय को ठीक से नहीं चलने दिया जा रहा था। क्लासरूम में ताले डाल दिए गए, ऑफिस का सामान तितर-बितर कर दिया गया व विद्यालय में निवासरत कर्मचारियों को भी डरा धमका कर बाहर कर दिया गया। विद्यालय परिसर में ही बने ठाकुर निवास भगवान के मंदिर पुजारी को भी हटा दिया गया। यहाँ तक कि जाली दस्तावेज बनाकर तत्कालीन नगर पालिका व राजस्व विभाग में भी श्रीधराचार्य पुत्र धरणीधर के नाम को दर्ज करा दिया गया। एक अन्य खसरा नंबर को विद्यालय की संपत्ति के पैरेलल स्थापित कर दिया गया है। रामानुजाचार्य के पुत्रों द्वारा यह भी साबित करने की कोशिश की जा रही है कि श्रीधराचार्य के सिर्फ एक पुत्र थे, जिनका नाम रामकृष्णाचार्य था। राधाकृष्णाचार्य श्रीधराचार्य के भाई वंशीधर के पुत्र थे, जबकि उनके इस कथन का खंडन रंगजी मंदिर के वर्तमान गद्दीनशीन स्वामी जी ने कर दिया है। हालांकि विद्यालय की संपत्ति को बेच-बेचकर रामानुजाचार्य व उसके पत्नी बेटे अपने मनमाफिक निर्णय व फल प्राप्त करते रहे हैं, लेकिन इनकी मंशा से ये पता चलता है कि ये लोग गलत हैं और विद्यालय की बेची गई संपत्ति से ये महंगी-महंगी मोटरसाइकिलें खरीद रहे हैं और पूरे विद्यालय में हाईटेक कैमरे लगवा दिए हैं और इसी विद्यालय के पैसे से ये अब इस पूरे प्रकरण को अंजाम दे रहे हैं। इनका कहीं से भी उद्देश्य विद्यालय को चलाना नहीं है और जो जमीन बेची गई है, उसकी रकम का भी प्रयोग ये विद्यालय की रखरखाव या देखरेख में नहीं कर रहे हैं। तो इस बात से इनकी मंशा का साफ पता चलता है कि ये विद्यालय को आगे निरंतर चलाने के हक में नहीं है। बहरहाल संपत्ति का मालकाना हक वर्तमान में चाहे किसी का हो, लेकिन इस संपत्ति के पीछे के लोग यानी धरणीधर जी और श्रीधर जी शायद कभी इस संपत्ति को बेचना नहीं चाहते होंगे, क्योंकि उन्होंने बड़े प्रयत्न से ये संपत्ति अर्जित कर विद्यालय मंदिर व इस संस्था की एक-एक ईंट इकट्ठा करके इसकी नींव रखी और उनके वंशज उनके मंसूबों पर पानी फेर रहे हैं। दूसरी तरफ राधाकृष्णाचार्य के बेटे योगेंद्र शर्मा इस संपत्ति को बचाने के लिए दाने-दाने को मोहताज हो गए हैं, जिसके चलते वो इन लोगों के द्वारा लगाए गए झूठे मुकदमों की भी पैरवी ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि कौन सही है और कौन गलत। कुछ गलतियां राधाकृष्णाचार्य के पुत्र योगेंद्र शर्मा की भी रही हैं, जिसके चलते ये स्थिति आज सामने आई है। उन्होंने कालांतर में विद्यालय से संबंधित मुकदमों की पैरवी ठीक से नहीं की, जिसके कारण आज उनको ये सब देखना पड़ रहा है। बहरहाल हम ये चाहेंगे कि जिस उद्देश्य से इस विद्यालय व ठाकुर श्रीनिवास मंदिर कमेटी की नींव रखी गई थी, वो खंडित ना हो। इस विद्यालय से कई निर्धन छात्रों का भला हुआ है और ये सही सलामत आगे चलता रहा तो छात्रों के साथ संस्कृत भाषा के उत्थान में भी मील का पत्थर साबित होगा।
सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि कैसे कोई वक्फ की संपत्ति को बेच सकता है, कैसे कोई सरकार द्वारा अनुदानित विद्यालय को ऐसे खुर्द-बुर्द कर सकता है। विद्यालय को ठीक से ना चलने देने की मंशा से ही जब शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालय में रखे गए कंट्रोलर का आगमन विद्यालय में हुआ, तब रामानुजाचार्य और उनके बेटे और उनकी पत्नी द्वारा उनको गाली गलौज करके वहां से भगा दिया गया। पुलिस को भी अपने पक्ष में करके पुलिस से भी उनको धमकाया गया, उनको चौकी में बैठा के रखा गया। इस बात की जानकारी उन्होंने अपने सीनियर अधिकारी जिला विद्यालय निरीक्षक को दी और जिला विद्यालय निरीक्षक ने इस बात की जानकारी लिखित रूप से डीएम और एसएसपी व शिक्षा विभाग को दी, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। विद्यालय में ताले लगा दिए गए हैं, कमरे बंद कर दिए गए हैं, विद्यालय के मुख्य गेट को बंद कर दिया गया है और तो और विद्यालय में आने वाले शिक्षकों को भी वहां नहीं आने दिया जाता, उनको पुलिस का डर दिखा के वहां से भगा दिया जाता है। इस सब से रामानुजाचार्य और उसके बेटों की मंशा साफ जाहिर होती है कि वो विद्यालय को अब आगे नहीं चलने देना चाहते हैं। ये पूरा मामला हमने आपके सामने रखा। इससे संबंधित सारे दस्तावेज कोर्ट में भी दाखिल हैं और हमारे पास भी मौजूद हैं, जिसमें कि ये सारी चीजें वर्णित हैं। हम दोनों पक्ष के दस्तावेजों को देखते हुए ये खबर पेश कर रहे हैं। इस पूरे मामले की छानबीन में हमने कई वरिष्ठ लोगों से वृंदावन की बात की और उनसे जो बात करके जो निचोड़ निकला वो भी हमने आपके सामने पेश किया है। तो इस पूरे मामले को अगर देखा जाए तो हमारी दृष्टि से रामनिवास और श्याम गलत हैं और वो एक संत के द्वारा अर्जित की गई दान से बनी हुई एक चैरिटी संस्था की एक विद्यालय की संपत्ति को खुर्द-बुर्द करके दोषी हैं। अब जिला प्रशासन शासन चाहे कुछ भी कहे, लेकिन ये काम बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं है और सामाजिक नहीं है। वृंदावन की जनता से ये अपील है कि इस पूरे मामले को देखें, समझें और तब फैसला करें, क्योंकि आज श्रीनिवास विद्यालय की बारी है, कल किसी और विद्यालय की बारी होगी और परसों किसी और अन्य संस्कृत विद्यालय या किसी प्राचीन विद्यालय की बारी होगी। भूमाफिया रुकेंगे नहीं, धीरे धीरे करके वृंदावन के सभी प्राचीन मंदिर, मठ, देवालयों और विद्यालयों की जमीन को खुर्द-बुर्द कर देंगे और उस वक्त वृंदावन सिर्फ किताबों में ही रह जाएगा। इसका जो अस्तित्व है वो सब मिट जाएगा। इस पूरी खबर पर हम नजर बनाए रखेंगे अपनी, इस पे अपडेट आपको देते रहेंगे। आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए और इस खबर को शेयर कीजिए ताकि ये खबर योगी जी तक पहुंचे और वो इस खबर का संज्ञान लेकर इस मामले में हस्तक्षेप कर उचित कार्रवाई कराएं, ताकि ये प्राचीन विद्यालय निर्धन छात्रों के लिए बरकरार चलता रहे। अकाट सत्य के लिए हिमांशु सिंह, वृंदावन। नमस्कार।